ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। नहीं भी आता तो नॉलेज के लिए पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आएगा ये कंफर्म है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिफर्स टू द बेसिक नॉर्म्स जनरल रूल्स फॉर अकाउंटिंग। देखो अगर मैं मान के चलो मैं डेबिट कर रहा हूँ, है ना, मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सारे लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल सेम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? गोल्डन रूल आप पढ़ रहे हो, सब लोग वैसे ही पढ़े हैं। तो आप लोग के क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग एक ही जैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप इवन आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, जहाँ पे इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, तो सेम सारे लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबका अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये, अगर डेबिट में मैं लिख रहा हूं तो डेबिट में क्यों लिखा हूं, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या बोल दूंगा, जाके भाई आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ के आओ, आप उसका नॉलेज नहीं है, आप ये बोल दोगे। तो ऐसा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कंफ्यूजन ना हो करके जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बेसिक नॉर्म्स है। नॉर्म्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ताकि जो है कंफ्यूजन को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके और एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जा सके। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मतलब आप, है ना, जश आप अगर किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं तो आपके जैसे भारत में जितने भी बच्चे हैं, अगर उन लोगों ने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है तो वो बच्चे भी डेबिट ही करेंगे। आप अगर किसी चीज को क्रेडिट कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, तो उन लोग भी उस चीज को क्रेडिट करेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी बन गई। तो आप घूमने गए हो, आप किसी के घर पे, आपका दोस्त भी वही चीज़ पढ़ा हुआ है, तो आप उसके आंसर शीट जो भी है गलत या सही लिखा, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, क्योंकि आपने भी सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तब जाके वो क्या बनते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द रियल अजम्पशन। डॉक्टर स्ट्रेंज आके यहाँ पे कुछ कर देंगे, है ना, तो वो रियल अजम्पशन नहीं है दोस्त। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल मूवी में अच्छे लगते हैं, तो रियल अजम्पशन में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? थॉर आएगा, हथौड़ा आएगा, वो सब नहीं है भाई, है ना, कुछ नहीं आएगा वो सब। तो रियल अजम्पशन में बेस होने चाहिए। दूसरा क्या है, दे मस्ट बी सिंपल होना चाहिए। सिंपल ऐसा, आपको डेबिट क्रेडिट पहले हार्ड लग रहा होगा, लेकिन पढ़ते गए तो एकदम सिंपल लग रहा है कि नहीं। तो ये सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल बना तो दिए हैं लेकिन उसको कोई समझा ही नहीं पा रहा है क्या प्रिंसिपल है भाई वो। तो सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। इसको एक बार आपने अप्लाई कर दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक बार 1 साल के लिए, फिर अगले साल कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिया है तो सालों साल उसी को चलना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होगा, आप अभी 3 साल के लिए बीबीए कर रहे हैं, है ना, बीकॉम कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, फिर आप यहाँ से निकले 3 साल बाद जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हो गया, तो अब फिर देख रहे हैं डेबिट करो, अरे भाई ये क्या हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भाई वो कंसिस्टेंटली क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। और दे मस्ट बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस। फ्यूचर प्रिडिक्शंस को भी क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसको जो है मैं आपको गोइंग कंसर्न जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो 1 साल के लिए बिजनेस चला के बंद कर तो नहीं दोगे ना, तो आप वहाँ पे फ्यूचर देख के तो आपने बिजनेस चला रहा है ना। तो फ्यूचर प्रिडिक्शंस को भी क्या करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है रिफ्लेक्ट करने चाहिए, वो भी बताना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू द यूजर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिए लेकिन उससे कुछ जो है इंफॉर्मेशनल टू द यूजर, मतलब हमारे जो भी आउटपुट वहां से निकल रहा है वो यूजर्स के कुछ काम नहीं आ रहा है, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई मजेदार नहीं होगी। तो ये 5 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बहुत अच्छा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाता है ना। रियल अजम्पशन पे बेस्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और फॉलो होना चाहिए कंसिस्टेंटली, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे होना चाहिए और इंफॉर्मेशनल टू द यूजर्स होना चाहिए। आया समझ में? उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना
आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, आपको मैं बताऊं, बहुत इजी शब्दों में बता रहा हूं। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है आप उसे अजम्पशन भी बोल सकते हैं। बोलो क्या बोल सकते हो आप, अजम्पशन बोल सकते हैं। ये अजम्पशन क्यों बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप एज्यूम करते हो। और ये आप एज्यूम नहीं कर रहे हो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आज से बहुत सालों से एज्यूम किया, कंसिस्टेंटली आपने तो पढ़ा है अभी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। तो आज से बहुत सालों से क्या हो रहा है, ये एज्यूम करते हम आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अजम्पशन। वहीं कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन का मतलब होता है आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिराइव्ड बाय द यूजेज एंड प्रैक्टिस। जो दिग्गज बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े जो लुकास पैसियोली जो थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अकाउंटिंग डेली बेसिस पे उसको, उस प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, है ना, प्रैक्टिस किया। उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशन है, चला आ रहा है, जो प्रथा चला आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, कन्वेंशन। आ रहा है समझ में, चलन बोलते। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, चलन। जो चलते हुए आ रहा है उसी को आज भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। तो एक अजम्पशन होता है और एक कन्वेंशन होता है, कंसेप्ट और, हाँ, तो हमको आउटपुट मिल रहा है किस चीज़ का, प्रिंसिपल जो यूज़ किए, यूजेज और प्रैक्टिसेस का। ठीक है, तो हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है समझ में आया, ताकि आप सीधा साफ बोलो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जा सके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंसिस्टेंटली फॉलो होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए और इंफॉर्मेशनल होना चाहिए यूजर्स के लिए, जो प्रिडिक्ट करता हो फ्यूचर को भी। ये आप लिख दोगे, बताओ समझ आया। इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये तो पढ़ा दिया अभी, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन के कितने टाइप हैं। अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग अजम्पशन। 3 अजम्पशन याद रखोगे, ये 3 प्रिंसिपल है। ठीक है, ये कितने प्रिंसिपल हो गए, 3 प्रिंसिपल। किसके अंदर होते हैं, कंसेप्ट के अंदर। अजम्पशन के अंदर कितने प्रिंसिपल होते हैं, 3 प्रिंसिपल होते हैं। अजम्पशन के अंदर कितने प्रिंसिपल होते हैं, 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूवल। आ रहा है समझ में। इफ नथिंग इज मेंटेन दैट एंड एज्यूम दैट दिस आर फॉलोड। अगर मान के चलो, अगर आप कुछ भी मेंटेन नहीं करें तो ये फॉलो होता ही होता है, ये होता ही होता है। और यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब मैं क्या बताया था, प्रथा, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपको आज तक मालूम है डेबिट और क्रेडिट, क्यों, हम तो नहीं, हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं भाई। क्यों लिख रहे हैं डेबिट, क्यों लिख रहे हैं क्रेडिट, आप क्यों फॉलो कर रहे हो भाई, प्रथा है, चले आ रहा है, तो हम लोग भी लिख रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई पढ़ाया है, उन जो मेरे को पढ़ाया उनको कोई पढ़ाया, तो वो चला आ रहा है। 2 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट साइड को, और बाई को हम लोग क्रेडिट साइड से रिप्रेजेंट, क्रेडिट साइड को बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में। अब सबसे पहला मैं आपको अजम्पशन का क्या पढ़ाने वाला हूं आज, गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, गोइंग कंसर्न कुछ नहीं होता है। अगर मान के चल, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप सोचेंगे क्या बिजनेस 1 ही साल के लिए चलेगा, 1 ईयर के लिए, ऐसा तो नहीं सोचोगे। आप क्या सोचते हो, जब तक चलेगा चलने दो बिजनेस को। तो आपने क्या सोचा, जब तक मैं हूँ तब तक चले, मेरी लाइफ चले, फिर उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं इसको आगे फर्दर बढ़ाएं, है ना। ये सारी चीज़ें सोच करके कोई स्टार्ट करता है, लेकिन कोई ये सोच के नहीं चलता कि 1 साल चलाऊंगा बिजनेस बंद कर दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या सोचा कि बिजनेस जो है चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे एंड चलता रहे। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, मानना पड़ता है, इसीलिए इसे अजम्पशन बोला जा रहा है मेरे भाई, है ना। इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिनेबल फ्यूचर। फोर्सिनेबल फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, और कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस को कहीं पे रोक दो। आ रहा है समझ में। अब यही अजम्पशन के कारण देखो, मान के चलते हैं एक अकाउंटेंट हो, आप हो, मान के चलो
आप कहीं पे जॉब करने गए, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना सोचो कि बिजनेस 1 साल में बंद हो जाए, आप सोच रहे हो बिजनेस चलता रहे, ठीक है। और जब आपने क्या सोचा बिजनेस चलता रहे, तो ये आपकी अजम्पशन है ना। और जिस फर्म के लिए आप काम कर रहे हो, उस फर्म का क्या बना के दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दोगे, 1 साल का नहीं, हर साल का बना के दोगे, 2022 23 23 24, है ना, 24 फिर 24 25 ऐसे बना के देते चलोगे। तो क्या बोला जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अजम्पशन। और ये सब किसके कारण किया जा रहा है, अजम्पशन के कारण। वी मेक डिस्टिंग बिटवीन रियल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका चैप्टर है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कौन से अजम्पशन के कारण या कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कारण जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आए, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, गोइंग कंसर्न। बताओ ऐसा क्यों होता है, समझा दूं मैं, बताऊं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों रहा है। अगर आप मुझे ये बताओ, आपने सोच लिया, आपने क्या सोच लिया कि आपका बिजनेस जो है 1 साल से ज़्यादा चलता रहे। अगर मैं बोलता हूँ अभी ये डॉटेड लाइन है, यहाँ देखो आप, अगर आप अपने बिजनेस को सिर्फ अज्यूम कर लेते कि आपका बिजनेस 1 ही साल चलेगा, तो आप सारी चीज़ों को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। तो आपने जब अपने बिजनेस को सोचा कि बिजनेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो जो 1 साल से ज्यादा के लिए होंगे उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। अगर आप ये सोचते ही नहीं तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब आपने अपने बिजनेस को सोचा कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो 2 वर्ड आए, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप पूछोगे कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। जो 1 साल से कम के लिए खर्चा किया जाए, हर बार किया जाए 1 साल के अंदर में, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो ऐसे खर्चे जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए करते हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अगर आप एम्प्लॉयज को देते हैं, सैलरी अगर आप एम्प्लॉयज को देते हो, हर महीना देते हो, हर साल देते हो, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मशीनरी आपने परचेज किया, तो मशीनरी अगर आपने परचेज किया तो हर साल मशीनरी परचेज करोगे क्या, नहीं, तो ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आ रहा है समझ में कि नहीं आया। अब दिस assumption is no longer valid then fixed asset are valued at net realizable value। अगर आप ये assumption नहीं मानते हैं तो फिक्स एसेट को भी आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही क्या करोगे, मानोगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू पे। लेकिन आपने तो गोइंग कंसर्न समझ के चला ना बिजनेस को, तो आप इसीलिए डिस्टिंक्ट कर पाते हैं किसके किसके बीच में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज बना पाओगे कि नहीं, कितने अच्छे से बता पाओगे, सारी चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद आप लोग अब क्या पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपको भी मालूम होगा, लगातार। अगर मैं बोलता हूँ पहले साल में मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, दूसरे साल में WDV मेथड यूज़ किया, तीसरे साल में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, WDV मेथड यूज़ किया, हर साल आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेगा, वो आपको मेथड फॉलो करना है और हर साल वही मेथड फॉलो करना है जब तक अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस ना आ जाए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया। आप जो एक मेथड यूज़ कर रहे हो वही मेथड यूज़ करेंगे, तब तक मेथड यूज़ करेंगे जब तक अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस ना आ जाए। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। हर साल आप वही फॉलो करोगे। तो हर साल आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बी चेंज्ड, कब चेंज होगा, इफ द लॉ रिक्वायर्स, जब लॉ बोलता है कि हमें जो है चेंज करना है। देखो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करो अभी, तो आप हर साल जो है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बोला कि 3rd ईयर में कि अब जो है अब से क्या करना है, आपको WDV फॉलो करना है, तो आप हर साल जो है आप क्या करोगे, WDV रिटर्न डाउन मेथड यूज़ करोगे। आ रहे समझ में। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अगर चेंज है, लॉ रिक्वायर, लॉ चाहता है तब, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर चेंजेस होता है तब। आ रहा है समझ में, इतना क्लियर हो गया। अब फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, हर साल आप अलग अलग कर रहे, तो मैं क्या कैसे पता लगा पाऊंगा ट्रू एंड फेयर व्यू।
आपने इस साल बोला मेरे को ये ऐसे करना है, मशीन खरीदे, मशीन की वैल्यू कम दिखानी ज़्यादा दिखानी, तो आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो भाई अलग अलग करके। तो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपन को बोलता है करना, छोटा कानून बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड को। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो अब थर्ड जो है हमारा अजम्पशन में क्या है, अक्रूवल। अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब तुम लोग देखो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें ही बनता है। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट एंड जो एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं इसी में बनता है कि नहीं? तुम लोग को यही नहीं मालूम रहता तो वो कहाँ से बनेगा अच्छे से? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अक्रूवल का मतलब क्या बताता हूं मैं कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो, ये अक्रूवल आपको बोलता है। जिस दिन जिस डेट पे हुआ है उस दिन, जैसे मान के चलो मैं बोलता हूं मैं 2023-24 में मेरे को रेंट देना है, कितना हज़ार रेंट देना है, 25,000 रुपये रेंट देना है, और मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही दिया हूँ, तो अक्रूवल क्या बोलेगा, नहीं 25,000 इस साल का है तो 25,000 पूरा रिकॉर्ड करना है आपको। तो इसीलिए आप क्या करते हो, 20,000 दियो तो इसमें प्लस आउटस्टैंडिंग कितने का जोड़ देते हो, 5,000, तभी इस साल वो कितना शो हो जाता है, 25,000। चाहे आपने दिया हो, नहीं दिए थे ना ये 5,000, फिर भी रिकॉर्ड क्यों कर रहे, क्योंकि अपन को कौन सा प्रिंसिपल बोल रहा है, अक्रूवल बोल रहा है। तो अक्रूवल क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस। अभी तो बोला जिस साल हुआ है उस साल रिकॉर्ड करो, जिस डेट में हुआ है उस डेट को रिकॉर्ड करो, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। सेटलमेंट तो नेक्स्ट ईयर में 5,000 दूंगा, लेकिन उस डेट को उस साल क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खर्चा इस साल का है तो मेरे को इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये अक्रूवल बोल रहा है। तो अक्रूवल का मतलब समझ में आया? तो 11 फ़ैब को आपने गुड्स परचेज किया तो इसको रिकॉर्ड करना है, 7 फ़ैब को आपने पेमेंट किया तो इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 11 फ़ैब को जो आपने परचेज किया वो रिकॉर्ड होगा ना, रिकॉर्डिंग उसकी की जाएगी। पेमेंट आपने जब किया वो तब रिकॉर्ड होगा जब आप पेमेंट दे रहे हो, वो तो कैश में रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये परचेज की एंट्री कब पास करोगे आप, जो डेट में आपने परचेज किया है। पेमेंट नहीं भी की हो तो परचेज तो इसी डेट में किया ना। तो अक्रूवल बोलता है रिकॉर्ड करो इसको, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो, पैसा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? अब क्या पढ़ा रहा हूँ, कन्वेंशन। मैं क्या खत्म किया अभी, क्या खत्म किया, अक्रूवल खत्म नहीं किया हूँ मैं, अजम्पशंस का कंप्लीट किया हूँ। कितने अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आ रहा है समझ में? अब क्या पढ़ाऊंगा, कन्वेंशन पढ़ाऊंगा। कन्वेंशन में सबसे पहले क्या है, यही तो पूरा कैपिटल का खेल है। अगर मैं तुमको अभी बोला गोइंग कंसर्न से क्या क्या है, दो वर्ड क्या क्या थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूंगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से कौन सा वर्ड आया है तो आप बोलना कैपिटल, कैपिटल। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस को अलग मानो, मुकेश अंबानी सर को अलग मानो और फर्म को अलग मानो। रिलायंस उनकी कंपनी है लेकिन उनको अलग ट्रीट किया जाएगा और रिलायंस कंपनी को अलग ट्रीट किया जाएगा। ऐसे कौन सा प्रिंसिपल बोला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसीलिए जब ये पैसा देता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस में ये पैसा इन्होंने दिया है तो ये इसीलिए लायबिलिटी साइड में शो होता है, क्योंकि हमको इनको पैसा वापस देना है, क्योंकि फर्म को मिला है तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी है, चाहे इन्होंने दिया। अगर वही बैंक से लेते तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाता है, ये तो इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी तो है। इसीलिए बैलेंस शीट में कैपिटल को किस तरफ शो किया जाता है, लायबिलिटी। क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, अपनी आंखें यहाँ रखो, आप काम फर्म के लिए करते हो, ठीक है। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। और मैं अगर आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछूंगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से क्या वर्ड आया है तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, ये ट्रांजैक्शन और इवेंट का तो एकदम क्लियर है। ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, और इवेंट का मतलब क्या बताता है, रिजल्ट। एंड रिजल्ट जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच जाता है। दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 4 चेयर हैं, मेरे पास 4 चेयर हैं, मेरे पास 4 गाड़ी है बिजनेस में, मेरे पास 5 बिल्डिंग है बिजनेस में, तो आप बताओ रिकॉर्ड किसको करोगे? इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते भाई,
इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। अरे आपके पास 5 बिल्डिंग है तो कितने लाख रुपए का हो रहा है? 50 लाख का हो रहा है ना, ये बताओ ना मुझे। बिल्डिंग कितनी है उससे मैं क्या करूंगा? मेरे को आप अमाउंट बताओ। मनी होना चाहिए, मनी टर्म्स में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में मेजर किया जाना चाहिए। आया समझ में? अब तो मेन कंसेप्ट तुम लोग को यही चीज नहीं मालूम था। पीरियोडिसिटी तुमको मालूम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट बना रहे हो। आ रहा है समझ में? अब इसको भी समझाता हूँ। जब आपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न अज्यूम किया, गोइंग कंसर्न अज्यूम कर रहे हो, तो आपने यही बोला ना बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई बिजनेस तो मेरा 10 साल चलेगा, तो मैं 100 साल चलेगा, तो 100 साल में मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा नेट प्रॉफिट। मैं हर साल क्यों निकालूँ? यहाँ पे निकालूंगा। बताओ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। कितने सारे लोग 100 साल में काम करके चले आए जाएंगे, आप किससे पूछोगे अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो इसीलिए पीरियोडिसिटी बोलता है। क्या बोलता है पीरियोडिसिटी? हर साल की अकाउंटिंग करो। पीरियोडिसिटी का मतलब 1 साल का एक अकाउंटिंग पीरियड है, तो आप हर साल क्या करो? अकाउंटिंग करो। आपकी बिजनेस 50 साल चले, इन्फिनाइट चले, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अकाउंटिंग हर साल करो। इसीलिए जो है अकाउंटिंग हर साल जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। बिजनेस कब एंड हो रहा है उससे अपन को कोई मैटर नहीं है, हर साल आपको क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग जो है कितने 1 साल का आपका अकाउंटिंग पीरियड है। और फाइनेंशियल ईयर तो आपको भी पता है क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, है ना। तो हर साल हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है। तो ये कौन बोलता है हर साल आपको निकालना है प्रॉफिट? पीरियोडिसिटी। उसके बाद लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस बिजनेस इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीरियड। और स्मॉलर पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा? जनरली इट इज सेड, है ना, 1 ईयर, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। समझ आया कि नहीं आया? एमसीक्यूज बनेगा, अभी ट्राई करेंगे, अब भी सब बनेगा। उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल है। तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है? व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। मैं तुमको ना मैचिंग प्रिंसिपल समझाने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक बात बताओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो ना? लेकिन क्यों रिकॉर्ड करते हो भाई? मैचिंग प्रिंसिपल आपको बोलता है उसको रिकॉर्ड करने। आप जो पैसा कमाए हो उसके पीछे खर्चे होने वाले एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, लेकिन दिखता तो नहीं है वो। आपने एसेट 2 लाख में खरीदा था, लेकिन डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हो ना भाई 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे जैसे मान के चलो 2 लाख रुपए है, यहाँ से मैं 20,000 रुपये डिडक्ट किया, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बैलेंस आपका डिडक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये आपको दिख तो नहीं रहा। लेकिन आप इसको रिकॉर्ड क्यों करते हो? क्योंकि आपको कौन बोल रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल। क्योंकि ये 20,000 रुपये मशीन को चलाने के कारण खर्चा हुआ है, इसको कौन रिकॉर्ड करेगा? तो जिस पैसे को कमाने के लिए आप इनका हर एक खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, जो भी पैसे कमाने, ईच एक्सपेंसेस, हर एक्सपेंसेस को लिया जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? कहाँ पे? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर एक्सपेंसेस को लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है भाई? तभी तो आप नेट निकालोगे ना, नेट निकालना चाहते हो ना, नेट प्रॉफिट। और ये कौन बोलता है आपको? मैचिंग प्रिंसिपल। नाम क्या है रे? मैचिंग। तो जो एक्सपेंस हो रहा है, इनकम कमा रहे हो, उसके मैच में जितने भी एक्सपेंसेस, उससे मैचिंग में मतलब क्या हो जाएगा? उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं सबको रिकॉर्ड करना है आपको। समझ आया कि नहीं आया? आया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। एक मशीन है वो यूज़ होता है, एक मशीन है वो यूज़ होता है, और प्रोडक्शन कर रहा है, और आप सेल कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तो सेल कर रहे हो तो आप उसके रेवेन्यू को तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। तो पीएनएल में आपको कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई? एक्सपेंसेस को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। खाली सेल ले लियो, सेल में तो आप क्या कर लियो? अपना कॉस्ट को जोड़ ही लियो, है ना। तो भाई उसका खर्चा भी तो लो, तब तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। इफ वी टेक द रेवेन्यू इन ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी हैव टू टेक एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू इन कंसेप्ट नोन एज मैचिंग प्रिंसिपल। उससे रिलेटेड हर खर्चा को लोगे। डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक्रूअल का मतलब क्या बताया था? एक्रूअल चाहे हुआ पे किए हो या ना किए हो, जिस डेट पे हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है। पीरियोडिसिटी हर 1 साल का अकाउंटिंग होता है। मैचिंग का मतलब सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये तीनों मिल करके आप बोलो क्या बनते हैं? टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। देखो आप क्या बनाते हो, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं आपके?
प्रॉफिट एंड लॉस। तुमको यही नहीं मालूम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो कहाँ से अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं बोलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किन किन प्रिंसिपल्स मिल करके बने, तो आप बोलोगे एक्रूवल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको हर साल निकलता है तो पीरियोडिसिटी तो है ही है वहाँ। और आप यहाँ पे क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़े ही जोड़े, दिए हो नहीं दिए हैं तो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्रूवल हो गया। और मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू के लिए आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन ले रहे हो, मैचिंग। क्या समझ आया कि नहीं दोस्त? आया, समझे? चलो ये भी वही है, ठीक है। आगे का देखें आप।